जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 24 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये ज्ञान सर है और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ये बैच जो है गाइज, ये जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाने का बैच है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। और हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और तुरंत बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर लो अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए। और सिलेक्शन तक की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है प्रॉपर A to Z। अब ये टॉपिक्स है आज के जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक बार आपके कमेंट्स जो है वो चेक कर लेता हूँ, आपके आंसर्स वगैरह। तो बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया, आपके आंसर्स लगातार अब आते जा रहे हैं। सोनम, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा, प्रीति ने मेरे ख्याल से कल मैसेज किया था कि तबीयत उनकी खराब है। अभी कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब थी। बट होपफुली आप भले कमेंट ना कर रहे हो बट लेक्चर सुन जरूर रहे हो, है ना। तो ट्राई किया करो यार, अपने जो टास्क है, भली तबीयत खराब है, अच्छा लग नहीं रहा, आई टोटली अंडरस्टैंड यार। जब तबीयत खराब होती है ना, तब कुछ करने का मन नहीं करता। बट एटलीस्ट हम ईयरफोन लगाकर जो है वो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट 15-20 मिनट, 15-20 मिनट करके पूरे टास्क को तो कंप्लीट कर सकते हैं ना। यानी कि अगर 1 घंटे का वीडियो है तो 4 बार में 15-15 मिनट करके तो अपन कर सकते हैं ना फिनिश। तो ट्राई किया करो, स्किप मत किया करो चीजों को, क्योंकि जब चीजें स्किप हो जाती है ना, प्रोकास्टिनेट होती है, टलने लगती है, तो वो चीज कभी होती नहीं है। क्योंकि आपके सामने बैकलॉग इतना ज्यादा बन चुका होता है कि आप सोचते हैं कि छोड़ो यार, अब फिर बाद में फ्रेश स्टार्ट जो है वो करते हैं और सही तरीके से अब करेंगे, है ना। और ये फिर सही तरीका कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता और फिर पूरे कोर्सेज फिर आपके कंप्लीट नहीं हो पाते, सिलेबस आपके कंप्लीट नहीं हो पाते। दैट इज द इशू। तो ट्राई किया करो, थोड़ी थोड़ी चीज रेगुलर बेसिस पर करते रहो। बहुत बढ़िया। हाँ गोल्डी, आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और इसी तरह जो है वो कंटिन्यू जो है वो रखिएगा। और आपके आंसर्स भी बहुत बढ़िया है। प्रिया त्यागी, बहुत बढ़िया। दिग्विजय हमारे साथ हैं। दिग्विजय ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं, बट उनके पास जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा। लेक्चर जो है वो ये देख रहे हैं। तो दिग्विजय, होपफुली शायद आप हमारे साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच पे होंगे। अगर नहीं है आप पेड बैच पे, तो ये दिए गए नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लो, पेड बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो है वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो आप पेड बैच पे एक बार नंबर पर कॉल कॉल कर लीजिए, उसमें आपकी पूरी समस्या जो है वो रिजॉल्व कर ली जाएगी। बट देखो, एक चीज तो बहुत सिंपल सी है। आपकी एज भी काफी अच्छी है यार, आप 21 साल की एज में दिल्ली पुलिस में भी हो, बहुत बढ़िया। तो 2-3 साल में जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करो, टॉप मोस्ट रैंकिंग में पहुंचना है यार। एटलीस्ट आईपीएस की रैंक तो बने, आईपीएस, आईएएस, डीएसपी, एसडीएम। तो लग जाओ भाई, अगर 2-3 साल में आराम से निकाल सकते हो आप, और आपने निकाल दिया इस एग्जाम को, तो ये मान के जो है वो चलिए कि जो रिटायरमेंट होगा उसमें आपको मजा आ जाने वाला है। बहुत पावरफुल पोजीशन पे होगे आप रिटायरमेंट पे। तो ट्राई यही करना चाहिए सभी को कि 25 साल की एज तक जो है ये एग्जाम निकल जाए जैसे जैसे करके, राइट। बट कई बार लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, इसलिए लेट हो जाते हैं वो लोग। बट अगर आप आज भी लेट हो गए हो तो अपने आप को जो है वो एक चीज समझा लो कि 1 से 1.5 साल आपको देना है और प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर तैयारी करनी है और सिलेक्शन जो है वो लेना है। ठीक है। तो दिग्विजय, आप एक बार यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए, टीम से जो है एक बार बात कर लीजिए। आपको पूरा जो है वो बता दिया जाएगा कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनके पास प्रॉपर मतलब कोर्स जो है वो कवर्ड है। यानी कि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको पूरा मटेरियल जो है वो पहले से ही जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। बस सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन स्टडिंग, कि आप अपना टारगेट बनाओ, डिसिप्लिन में रहो और पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंट आपको ही रहना पड़ेगा। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट की आईडी से एक कमेंट जो है वो आया है, बहुत बढ़िया। तो 20 और 19 के भी, उन 20 और 19 नहीं, 20 और 21 के टॉपिक जो है बचे हैं। 19 की नहीं, 19 के तो कवर्ड हो गए ना। 20 और, या फिर 19 के पहले ही कवर करवा दिए गए होंगे, 20 और 21 के ही बचे हैं। 5 मिनट लास्ट या स्टार्टिंग में मोटिवेशन मोटिवेशन सेशन रखिए। अरे यार, मैं तो मैं बेसिकली ऐसे सोच समझ के मोटिवेट नहीं करता हूँ यार। मैं एक्चुअली टॉपिक में जो चीज़ आ रही होती है ना, उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरा स्पेसिफिकली पूरा वो नहीं रहता कि आपको मोटिवेट, क्योंकि आप लोग को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है यार। आपने देखो कितना बढ़िया अपना यूजर नेम बना के रखा है, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट।
अब आपको मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मोटिवेशन की जरूरत होती है कॉमन माइंडसेट वाले लोगों को, आपको जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं बोलता हूँ कि जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी मोटिवेशन, क्योंकि वो उनका माइंडसेट स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो हो जाएगा, डोंट वरी। सिर्फ आप कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन, देखना ऑटोमेटिकली। आपके लिए मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन 15 मिनट टिकता है भाई। आपको फोकस करना है डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो हमेशा टिकी रहेगी, मोटिवेशन सिर्फ 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि जस्ट कंप्लीट योर टास्क, दैट्स इट। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट कंप्लीट योर टास्क। जस्ट फॉलो योर रूटीन, अपना रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, दैट्स इट। जो इंसान डिसिप्लिन में रहेगा, लक भी उसी का साथ देता है ना। और हो सके तो संडे को क्लास ना करें करें। अरे यार, मैं भी संडे संडे को तो हमारा ऑफ ही रहता है यार। और बट द पॉइंट इज दैट कि कई बार टॉपिक्स काफी बड़े हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास जो है वो रखता हूँ। तो क्या हुआ यार, 1 घंटे क्लास देख लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। पूरे हफ्ते का रिवाइज भी करो, 1 घंटे भी देखो क्लास। पढ़ने के लिए कभी मनाही नहीं करनी चाहिए। ये बोलना चाहिए कि आन दो सर, जितना भेजते जाओ, मैं तो बस कवर कर लूंगा चाहे कुछ हो जाए, या कवर कर लूंगी चाहे कुछ हो जाए। बहुत बढ़िया। सभी के आंसर्स आए, आयुष गुप्ता के आंसर्स आए, बहुत बढ़िया। आंसर्स भी दिया करो सभी लोग इसी प्रकार से। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। ऋषभ पांडे, करंट अफेयर्स याद कैसे रखें? ऋषभ, पहले भी आप शायद पूछ चुके हो। मैंने आंसर आपको पहले भी दिया था कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉलो करो चीजों को और संडे वाले दिन रिवाइज करो। ऑटोमेटिकली चीजें याद होने लगेंगी अगर आप रेगुलरली मेरे सेशन को अगर 1 महीने फॉलो कर लोगे, तो आप देखोगे काफी सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और जब टॉपिक रिपीट होंगे तो ऑटोमेटिकली देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हाँ यार, ये तो पहले पढ़ा था, अरे वाह, ऐसा लगेगा। है कि नहीं? चलो, बस हो गया आपके कमेंट्स का मैंने जवाब जो है वो दे दिया है। अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को रूल्स पता ही है कि पेन और पेपर लेकर आपको बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा, वो आपको लिखते जानी है। और ध्यान से सुनना है पूरे टॉपिक को। फोकस आपका होना चाहिए मेरी आवाज के ऊपर, जो मैं बता रहा हूं। और ब्लैंक पेपर पर पेन और पेपर लेकर बैठो, बीच बीच में जब मैं बोलता हूं तो कुछ कुछ चीजें लिखते जाओ, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन रहे। तो आपका फोकस आपके पेपर के ऊपर होना चाहिए और मेरी आवाज के ऊपर होना चाहिए, और बिल्कुल फोकस के साथ चीजों को आप सुनो। तो आइए हम सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, जो इंडिया और कतर के बीच एक मतलब संबंध, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को जो है वो बता रहा है, इंडिया और कतर। जरा फटाक से वर्ल्ड मैप की तरफ नजर मारो और कतर की लोकेशन जो है वो देख लो कहां पर है ये। तो आपको ये रिलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये रिलेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है। अब दोनों देशों ने अपने रिश्ते को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। कतर ने, आमिर की रीसेंट इंडिया यात्रा ने इस पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले गया है, राइट। तो अभी हमें देखने को मिला कि आमिर जो है कतर के, वो इंडिया में जो है वो आए थे, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को जो है वो और मजबूत बना दी। तो आपको ये लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है, इसकी बस लोकेशन देख लो कहां पर है। अब देखो, इसमें इंडिया और कतर ने अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एक्सपेंड किया है। इस पार्टनरशिप के अंदर ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को मजबूत बनाया गया। अब देखो, आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज के साथ हम लोग बातचीत करते हैं भाई, इन्हीं सब चीजों पे तो बातचीत करते हैं कि चलो भाई व्यापार बनाते हैं, चलो भाई अपन सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करते हैं, देखो टेररिज्म कितना बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करें, अरे साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, इसको खत्म करें। है ना, ये कॉमन पॉइंट्स है। ये सभी कंट्रीज के साथ हम डिस्कस करते हैं, तो उसको स्पेसिफिकली आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब दोनों देशों के बीच में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या टारगेट, ये भी मत लिखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके इनका बेसिकली टारगेट ये है, सुन लो बस, 2030 तक 28 बिलियन यूएस डॉलर तक अपने ट्रेड को डबल करना है। कतर ने इंडिया में 10 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का भी कमिटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि हम 10 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज में जो है वो काम करेगा। तो ये सब लिखने की आप लोग को जो है वो आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इंडिया और कतर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी डिस्कशन किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच ट्रेड एफिशिएंसी को और मजबूत करेगा। इसके अलावा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशन जो है वो चल रही है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ एक टास्क है आपका, लिखो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और मैं जितने भी टास्क देता हूं सब लोग आप कवर करते हो ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़िया कमेंट जो है वो करते हैं, उससे मुझे समझ में आ जाता है।
बाकी सभी कवर करो। अगर मैंने बोला है कि आपको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आज पढ़ना है तो आपको आज पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है आपको सभी को पता है। विकिपीडिया का बस पहला पैराग्राफ, वो बस रीड करना रहता है। बाकी ये सब टॉपिक आएंगे ही करंट अफेयर्स में, जनरल स्टडीज में, तो वो मैं आपके कवर अप करवाऊंगा ही करंट अफेयर्स के यहां पर। अब सुनो, एक और चीज हुई कतर ने, बहुत बढ़िया चीज हुई यूपीआई को लेकर। कतर ने इंडिया में अपनी नेशनल बैंक की एक ब्रांच को सेटअप किया, और यूपीआई को कतर में इंप्लीमेंट करने पर भी डिस्कशन हुई है। यानी कि अब आप कतर जाओगे कभी विजिट पे, तो आप वहां पर यूपीआई का यूज इन फ्यूचर जो है वो कर सकते हो, उस पर बातचीत चल रही है। कतर इंडिया का एक मेजर एनर्जी सप्लायर भी है। 2022-23 में कतर से इंडिया ने 48% एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और 29% एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट किया। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए भाई, कतर से हम लोग जो है वो एलएनजी एलपीजी जो है वो इंपोर्ट कराते हैं। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट जो कंपनी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, वो ये नेचुरल रिसोर्सेज में जो है वो इस प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स में जो है वो काफी रिच है। तो वहां से हम जो है वो इंपोर्ट कराते हैं, उनमें से एक मेजर कंट्री है कतर। फिर कतर इंडिया का एक मेजर एनर्जी सप्लायर है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, यही चीज जो मैंने भी आपको बताई। कतर और इंडिया ने एलएनजी सप्लाई के लिए 20 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया। इंडिया और कतर ने इस क्षेत्र में सिक्योरिटी इश्यूज पर भी अपने व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज किए, खासकर इजराइल पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस पर, इवन टेररिज्म को काउंटर करने पर दोनों ने बातचीत करी कि ये दोनों इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करेंगे और टेररिज्म को खत्म करने पर बिल्कुल जोर जो है वो लगाएंगे। तो ये सब चीजों पर जो है वो चर्चाएं हुई हैं। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल सा जो है वो आइडिया होना चाहिए इंडिया और कतर के रिलेशंस के बारे में। बाकी और कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर, ये ओवरव्यू था जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो इसमें देखो लिखने वाली बात जो है वो ये है ही नहीं बिल्कुल भी कि अभी कतर के आमिर ने यहाँ पर जो है वो विजिट किया, और दोनों कंट्रीज के बीच में काफी सारे एरियाज पर बातचीत हुई। कितना इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर करने वाला है वो सब लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। इंडिया आज गल्फ रीजन में अपना कंट्रीब्यूशन तो देता ही है, रिलेशंस बनाता ही है, तो उसको ये और स्ट्रेंथन कर रहा है कतर के साथ रिलेशंस। इंडिया और कतर अपने ट्रेड को जो है वो डबल कर देंगे, 14 बिलियन यूएस डॉलर से 28 बिलियन यूएस डॉलर कर देंगे 2030 तक। ठीक है, बस ये चीज है, और काफी सारे एरियाज पर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगा कतर इंडिया के अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ये लोग जो है वो करेंगे, जिससे कि ट्रेड बैरियर्स जितने भी है उसको रिड्यूस करेंगे, कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करेंगे। यूपीआई वाला पॉइंट तो आपको दिमाग में रखना ही है, अभी लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और फिर गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां पर कतर का नेशनल बैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर कतर नेशनल बैंक, ये चाहो तो लिख लो, कतर नेशनल बैंक जो है वो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, कतर से हम लोग एलपीजी एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक 20 साल का एग्रीमेंट भी हमने कर दिया है भाई एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए, वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं। और जो मैंने आपको बताया कि इसराइल पैलेस्टीन का मुद्दा चल रहा है, इस पर भी इन्होंने बातचीत करी, अपने विचार जो है वो शेयर किए हैं। साइबर क्राइम पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर, है ना, इन सब एरियाज पर कोलैबोरेट जो है वो करेंगे खत्म करने के लिए। इंडिया और कतर के बीच में डिफेंस कॉपरेशन है, दोनों के बीच में ट्रेनिंग होती है, जॉइंट ट्रेनिंग, नेवल विजिट होती है। और दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, डिमडेक्स, ये लिख लो। दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, डिमडेक्स। और दोनों कंट्री के बीच में जाहिर अल बहर रोर ऑफ द सी, जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्र की दहाड़, ये दोनों कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है, समुद्री अभ्यास। अब कितना इनका ट्रेड हुआ 2023-24 में, ये सब आप लोग को जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम कतर से जो है वो पेट्रोकेमिकल, केमिकल, एल्यूमिनियम, एलएनजी, एलपीजी ये बुलवाते हैं, और कतर को देते हैं हम लोग कपड़ा, आयरन, स्टील, सीरियल्स, मशीन, है ना, ये सब चीजें। 15,000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज कतर में ऑपरेट कर रही हैं। इंडियन कंपनीज ने लगभग 450 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो अलग अलग सेक्टर में कतर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडियंस जो छोड़कर चले गए थे भारत को और कतर में रह रहे हैं, वो लगभग 8,35,000 लोग हैं कतर के अंदर। काफी इंडियंस भी है, मेरा एक फ्रेंड भी है कतर में रहता है।
आप लोग जब आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो आपके भी काफी सारे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज में बन जाएंगे। ये खास बात होती है ब्यूरोक्रेट्स की। 2019 जो था वो इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर था, लिख लेना भाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं। आपके समझने की चीज है, सिर्फ इतनी थी, दैट इज मोर देन मतलब इंपॉर्टेंट। अब सुनो, हम बात करेंगे इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस गाइस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में, यानी कि सभी लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाए, उसको प्रमोट करने में माइक्रो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये क्षेत्र जो है इसको सस्टेनेबल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इसकी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो पहले तो MFI यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, है ना। सबसे पहले आप लोग को जो है वो ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। तो पहला पॉइंट, ये एक ऐसी, अभी लिखो मत कुछ, सिर्फ सुनो ध्यान से, बाद में लिखवा दूंगा। पहला पॉइंट, ये एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है, यानी कि ऐसी कंपनी है जो लो इनकम ग्रुप्स को स्मॉल लोन्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। मतलब सिंपल शब्दों में, जो लो इनकम ग्रुप जो है ना, जो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, राइट, या फिर जो लोग मतलब काफी कम जिनके पास पैसा रहता है ना, लो इनकम ग्रुप, सिंपली आप समझ गए होंगे, है ना। तो उनको बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज काम करती हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो लो इनकम ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग सर्विस। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को फेस करना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस, अभी ये सब चीजें लिखो मत, ये बातें समझा दूंगा, पहले चैलेंजेस सुनो। देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और लिमिटेड कैपिटल अवेलेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। इनके पास कैपिटल बहुत कम रहती है, फंडिंग बहुत कम रहती है। अब देखो, बैंक में आप कभी चले जाओ, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो बैंक तुरंत उठा के जो है वो दे देगा। बट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इतना नहीं दे पाएगी। अगर आपको वहां से पैसा जो है वो उठाना है, निकालना है, तो आप वहां से 20,000, 25,000, 50,000, इस रेट में, 5 लाख, इस रेट में मैक्सिमम तक जो है वो आप निकाल पा रहे हो, है ना। उससे ज्यादा उनके पास फंडिंग होती ही नहीं है, कैपिटल होता ही नहीं है। और इसको चलाने की कॉस्ट भी जो है वो काफी हाई रहती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी कम रहती है। अब ये उनको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में मुश्किल जो है वो और ज्यादा बना देता है, और इस वजह से ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जो अल्टीमेटली लो इनकम ग्रुप्स के लिए बर्डन बन जाता है। तो जिस पर्पस के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लाया गया था कि भाई लो इनकम ग्रुप जो है वो किसी प्रकार से डेट ट्रैप में ना फंसे, उनको सस्ते मतलब रेट में जो है वो इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, अल्टीमेटली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो कंपनी है भाई, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। और यही कंपनी जो है वो कई बार लो इनकम ग्रुप्स को जो है वो बुरी तरह से हाई इंटरेस्ट चार्ज करके फंसा देती है। अरे इवन आई हैव ऑल्सो सीन कि एक व्यक्ति ने जो है वो निकाले 5,000 रुपए, लोन मिला उसको 5,000 रुपए का, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद उसको 5,000 का 40% पे करना है, 40% इन अ मंथ। और नहीं पे करो तो हरासमेंट होती है। हालांकि मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये बेसिकली फ्रॉड कंपनीज होती हैं, है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो है वो चल रही हैं। जो आप मोबाइल में जो है वो, आपको पता होगा कि एडवर्टीजमेंट आते हैं कि क्विक लोन लो, 10,000 रुपए तुरंत लो, तुरंत 2 लाख रुपए तक का जो है वो लोन लो। गलती से भी मत ले लेना, गलती से भी, है ना। उसका मैं आपको रीजन जो है बता रहा हूं, फिर क्या होगा। आपके फोन की जो पूरी फोन बुक है, पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, वो उनके पास चली जाएगी। आपकी गैलरी की फोटोज उनके पास चली जाएगी, क्योंकि जब आप उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको एक्सेस अलाउ करने के लिए बोलता है। अगर एक्सेस अलाउ नहीं करोगे तो फिर, अलाउ एक्सेस नहीं करोगे तो वो आपको लोन नहीं प्रोवाइड कराएगा। अगर आपने कर दिया और फिर वो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे, पैसा नहीं दिया तो पेनाल्टी के साथ तो और बर्बाद करेंगे। और फिर भी पैसा जो है वो नहीं दोगे तो धमकाया जाएगा, गाली गलौज जो है वो की जाएगी। और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं
उन कॉन्टेक्ट्स पर आपकी फोटोज जो है वो भेजी जाएंगी। और ऐसी ऐसी फोटोज नहीं, मतलब उस फोटोज को जो है वो एआई की मदद से या मॉर्फिंग करके फेस हटाकर जो है वो गंदी टाइप की फोटो जो है वो, समझ रहे हो आप, न्यूड फोटोज जो है वो फॉरवर्ड की जाएंगी। और आपको मेंटली जो है वो हरास किया जाएगा, जिससे कि आप जो है वो मजबूर होकर उनको पैसा दे दो। और पता है, इस सिचुएशन में लोगों ने सुसाइड्स तक किए हैं। ये भी चीजें इंडिया में आ चुकी है। तो बच के रहो, ऐसी चीजों से दूर रहो। क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी, बट अल्टीमेटली ये तो प्राइवेट कंपनी है, तो इसको तो प्रॉफिट जो है वो चाहिए। तो कई बार हरासमेंट का भी शिकार जो है वो लोग इनसे बन जाते हैं। एनबीएफसी करती है, एनबीएफसी के जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं वो करता है। बट हर चीज का एक तोड़ होता है। और अगर इंसान समझदार है तो उसको उसको निकलना आता है इन पूरी चीजों से। मैं निकल रहा हूं, मैं तो खुद अभी अंडर प्रोसेस हूँ इन सब चीजों से निकलने में। मेरा भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, करीब 35-38 लाख रुपए का जो है वो लॉस हुआ मेरा अभी पिछले 6 महीने में। और उसमें से भी मैंने कुछ पैसा जो है वो लोन पे जो है वो उठा के रखा था। बट बैंक्स को मुझे डील करना आता है कि हाउ टू डील विद बैंक्स। आपने कई बार देखा हो, क्रेडिट कलेक्शन वाले जो है वो आ रहे हैं, वो तमाशे कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स है, चिल्ला चोट कर रहे हैं। अपने साथ नहीं होता ऐसा कोई। क्यों? वेन यू टॉक प्रोफेशनली, वेन यू टॉक लीगली, तो सामने वाले बंदे की 1% औकात नहीं होती आपसे उलझने की। एंड दिस इज द मेन और बेस्ट थिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि सिलेक्शन होने से पहले ही आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बन चुका होता है कि यू कैन डील विथ एनी वन। एनी वन मीन्स एनी वन। आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो अपनी जिंदगी में, अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन एक बार आपने अच्छे से कर ली, आप चुटकियों में हर समस्या से निकल सकते हो। आपका डर खत्म हो जाएगा हर चीज का। दूसरा, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो है वो चीजों को पॉजिटिवली करने लगोगे, देखने लगोगे। और समाज में जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, उनको जो है आप तुच्छ नजर से देखोगे, बोलोगे कि ये साले कैसे लोग हैं, घटिया लोग। क्योंकि आप अपने आप को एक ऑफिसर बना चुके होगे। क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ पढ़ना है। इट्स अबाउट कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। जिसके अंदर वो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी होगी, उसी का ही सिलेक्शन होगा। तो इसलिए इस एग्जाम को जो है वो अपने करियर की तरह जो है वो लो। सिर्फ पढ़ने की तरह मत लो। ये मत बोलो कि मुझे याद नहीं हो रही ये चीजें। ये बोलो कि मुझे समझना है भाई। आपको याद नहीं करनी चीजें, रटना नहीं है। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप जब एक बार चीजें कोई समझ जाते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आप भूलते नहीं हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गरीब लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराना, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट हो गया उल्टा, क्योंकि ये खुद ही सरवाइव नहीं कर पा रहा है। आरबीआई ने हाउस होल्ड इनकम और लाइबिलिटी असेसमेंट पर फोकस किया है, लेकिन डेटा की कमी के कारण और अपर्याप्त वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की वजह से एक्यूरेट एवेल्युएशन करना मुश्किल हो रहा है। तो आरबीआई भी जो है वो काफी गाइडलाइंस अपनी जो है वो प्रस्तुत करती है, सब कुछ करती है कि इस तरीके से सामने वाला अगर लोन मान रहा है, मांग रहा है, तो ये चीज चेक करके लोन प्रोवाइड करा दो। बट इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देने की इतनी जल्दी होती है, क्योंकि लोन देंगे तभी तो इनकी कमाई होगी, है। तो कई बार जो है वो ऐसे लोगों को लोन दे दिया जाता है जो विलफुल डिफॉल्टर होता है। तो इस कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो डूब जाती है। पेंडेमिक के बाद लोन की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिससे कंपटीशन भी जो है वो इंक्रीज हो गया है। और कुछ कंपनीज ने तो अपने क्रेडिट असेसमेंट को लैक्स कर दिया है, जो बोरोअर्स के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। जब बैंक वाले आते हैं ना, तो लोन देने के लिए इतने प्यार से बात करते हैं कि सर लोन ले लो। अरे आप तो ले लो बस, बिल्कुल यार मजा आ जाएगा आपको, तो आप बहुत बिल्कुल वो हो, प्रीमियम कस्टमर हो हमारे, इसलिए हम आपको जो है ये लोन दे रहे हैं। ला भाई, दे दे लोन, पर वापस नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो देते समय इन लोग ऐसी बढ़िया बातें जो है वो करते हैं कि ले लो भाई, बट जब वापस मांगने की जो है बारी आती है, तब बदतमीजी पे उतर आते हैं। अब देखना, ये लोग बदतमीजी सिर्फ उसी से करते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता चीजों का।
मेरा भी है, मेरा भी काफी अभी ओवरड्यू है वो चल रहा है, बट इट डजेंट मीन कि मैं विलफुल डिफॉल्टर हूँ। राइट, तो मैं उनसे बहुत प्यार से जो डील करता हूँ कि देखो यार, वेन एवर आई गेट मनी मैं आपको रहो पे कर दूँ, कोई मेरे ऊपर ये लोग फोर्स नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल। एक एक आया था मेरे पास, मेरे ऑफिस में जब आया, बैठा बड़े अच्छे से, बोलता कि सर मैं तो बहुत प्यार से जो है वो बात कर रहा हूँ, बाकी आपको पता तो है रिकवरी एजेंट जो है वो कितने खतरनाक तरीके से बात करते हैं। मैंने बोला बेटा देख, मेरे पास यहाँ पे जो भी खतरनाक तरीके से बात करने आएगा वो यहीं पे बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ से सीधे जेल जाएगा। है, मैंने कहा अभी एसपी को फोन घुमाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी सबकी, मैंने कोई चिल्ला चोट भी करेगा घर के बाहर तो चुप हो गया, बोलता हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हैं। मैंने कहा और चिल्ला चोट करने का भाई तब करो ना जब सामने वाला विलफुल डिफॉल्टर है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा भाई, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, आपको ईमेल्स कर रहा हूँ, आपके लीगल पैटर्न पर जो है वो पूरी चीज फुलफिल कर रहा हूँ। इवन यार पेनाल्टीज इनकी बहुत हाई होती है, बट ऑब्वियसली कि अपन को अपना स्कोर देखना है, मार्केट में वैल्यू है वो मेंटेन करके रखनी है। फाइनेंस अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को हताश हो जाना है। इट्स ओके यार, जितना उसमें मैनेज करेंगे, इट्स ओके, जिससे लिया है उसको तो देना ही है भाई ऑब्वियसली, और दैट्स वाई बैंक से लो। अगर दे दे बैंक तो वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है बैंक वगैरह से पैसा, बट लो तो बैंक से ही लो, क्योंकि एटलीस्ट उसमें ये रहता है कि आप बाहर से लोन लोगे तो बदनामी जो है वो नहीं होती, कि बाहर वाला व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का भी होता है, और सेकेंडली वो सही नहीं पड़ता ना किसी के बाहर से पैसे जो है वो करना, डिले करना, ये करना। बैंक में तो एटलीस्ट ये है कि भाई अगर पैसे डिले हो रहे हैं तो दे कैन पुट पेनल्टी, चार्ज पेनल्टी, है ना, आपका क्रेडिट स्कोर इधर उधर होगा तो वो सिर्फ आप ही को अफेक्ट करेगा। बट बाहर से जब आप लोन लेते हो तो आपके समाज को, आपके फैमिली को, सबको वो अफेक्ट करने लगता है। तो बी केयरफुल अबाउट टेकिंग लोन्स। तो हम लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये माइक्रो फाइनेंस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, मतलब इसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ये खुद बन गई है, जिस सोल्यूशन के लिए लाई गई थी वो आज की डेट में प्रॉब्लम बन गई है। अब माइक्रो फाइनेंस में कई तरह के लोन्स मॉडल होते हैं, लैंडिंग मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। एक ये भी देख लो आप थोड़ा सा, ये मॉडल ये देख लो आप। लैंडिंग मॉडल जो होते हैं वो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जेएलजी जो लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जेएलजी, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कॉमनली नजर आते हैं, लेकिन उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो मार्केट का 80% शेयर होल्ड करते हैं, और एनजीओ और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर ऑपरेट करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं कि जिसके थ्रू लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए कुछ सुधार की सजेशंस भी हैं, जैसे कि एक स्टैंडर्डाइज मॉडल जो है वो लाया जाए, जिसमें हाउस होल्ड इनकम इवेल्युएशन हो सके और क्रेडिट ब्यूरो से डेटा एक्सचेंज इंप्रूव किया जाए। मतलब आप जिसको लोन दे रहे हो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है ना, ये पूरे डेटा उस पता होना चाहिए। ये डेटा नहीं पता होता इसलिए तो कंपनी जो है वो एनपीए अकाउंट हो जाता है कंपनीज के अंदर, वो गलत आदमी को जो है वो लोन दे देते हैं, फिर वो वापस नहीं करता है। अच्छा बाय द वे, आई टोल्ड यू दैट कि आई हैव टेकन लोन, बट दैट डजंट मीन कि मैं गलत आदमी हूँ बॉस। अपना मार्केट में जो है काफी अच्छा वैल्यूएशन है, राइट, जस्ट बिकॉज कि अभी मेरा कोई एक स्टार्टअप था उसमें बहुत नुकसान हो गया। मेरे यहाँ तो पूरा एक मालवेयर अटैक भी हुआ था, जिसमें पूरा हमारा डेटा जितना भी था वो पूरा का पूरा जो है वो डैमेज हो गया। कोई रैंसमवेयर मतलब वो नहीं था, मतलब कि कोई डिमांड जो है वो नहीं थी कि भाई इतने पैसे दो तो तुम्हें ठीक वो खुल जाएगा तुम्हारा ये पास कोड हो ये वो। मेनली हमारे कॉम्पिटिटर्स का ही ऑब्जेक्टिव था कि अपन आगे ना बढ़ पाए, बट ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता अपन को, जब साथ हो हमारे स्टूडेंट का तो कोई नहीं तोड़ सकता हमें। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे बैंक्स जो थी उन्होंने मुझे लोन्स प्रोवाइड किया जस्ट बिकॉज कि मेरा जो है वो रोलिंग काफी अच्छा था, है ना। अब उनको ऑलरेडी पता है कि हाँ यार इसका अच्छा रोलिंग था पहले, इसने कर चुका है, अभी एट प्रेजेंट ठीक है, दिक्कतें जो चल रही है तो आई एम डीलिंग बैंक अकॉर्डिंगली। बोले इसमें ऐसा कोई हो नहीं रहा कि मेरे ऊपर लोड आ रहा है, राइट, इट्स ऑल अबाउट मैंने अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर लिया है। तो इसीलिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट कि आप भी अपनी लाइफ में किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन को देख के घबराओ मत, उसका सोल्यूशन निकालो।
बैठ के हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिट डाउन कंफर्टेबली, मुस्कुराओ कि अरे यार हो गई गलती साला, है चलो ठीक है ना, हो गया ना। अब जैसे कई बार मैंने देखा है लोगों की जॉब चली जाती है, इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मर जाएंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। अरे अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बोलो कि साला भीख मांग लेंगे यार ऐसी की तैसी, बट जिएंगे। कोई लोड थोड़ा ना, चैलेंजेस को फेस करेंगे। ऊपर वाला आपको चैलेंजेस देता है इसीलिए क्योंकि वो समझता है कि आपके अंदर ये क्षमता है उस चैलेंजेस को ओवरकम करने की। तो ये आपका टेस्ट है भाई, और इस टेस्ट में आपको लाइफ के टेस्ट में पास होना है, तभी तो आप सिविल सर्विसेज के टेस्ट में पास हो पाओगे। अभी प्रिपरेशन के दौरान क्यों आपके ऊपर चुनौतियां आती हैं? ऊपर वाला सोचता है, देखता है कि अच्छा ये लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे, है मैं पूरे संसार का संतुलन कर रहा हूं, ये एक जिला का संतुलन करने के लिए केपेबल है कि नहीं, चलो आओ चेक करें। यहां पर आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो है घर वालों ने कुछ बोल दिया तो आप मुंह बना के बैठ गए, पढ़ लिख नहीं रहे हो, मैं बोल रहे हो कि अरे मन नहीं लग रहा हमारा यार, घर वालों ने ऐसा बोल दिया, वही गेम ओवर बॉस। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट योर गेम इज ओवर। दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दैट पोस्ट। उस पोस्ट को हैंडल करना मतलब कि कितने भी बीमार हो, घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, लाइफ पार्टनर के साथ जो भी झगड़ा हुआ हो, बट आपको उस ऑफिस में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए लाखों लोग वेट कर रहे हैं, आपको उन लाखों लोगों की समस्या को रिजॉल्व करना है, दैट्स वाई वो पोस्ट आपको मिलेगी। तो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। तो दिस इज द खासियत ऑफ दिस एग्जामिनेशन। समझ रहे हो? ये इस एग्जामिनेशन की खासियत है, खास बात है कि आपको ये जीना सिखा देती है, लड़ना सिखा देती है, चैलेंजेस फेस करना सिखा देती है। दिस इज द गेम। समझे आप? तो ये था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक। अब लिखो कुछ चीजें जो बता रहा हूं। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया के अंदर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये लिख लेना, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, पहले हेडलाइन डाल दो। किस लिए काम कर रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वित्तीय समावेशन क्या होता है, ये सभी लोग आप जानते हो कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, है ना। अब चिंता यही है कि यहाँ पर जो है वो काफी तेजी से लोन्स ये लोग बांट रहे हैं, और लोन बांट रहे हैं, इसके कारण से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और रेगुलेशन काफी कम है, तो एनपीए की समस्या काफी ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें फोकस किया जा रहा है हाउस होल्ड इनकम और लाइबिलिटी असेसमेंट के ऊपर। राइट? चाहो तो लिख सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आरबीआई नया नया रूल्स लेकर आई है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब आरबीआई उनको समझा रही है कि भैया किसी को भी लोन दो ना, तो पहले देख लो कि भाई उसके पारिवारिक जो उसकी इनकम है वो कितनी है ना, उसके ऊपर कितने लोन्स चल रहे हैं, उसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो कितनी है, पहले वो समझ लो, फिर उसके बाद आगे लोन दो भाई। पता लगे उसके ऊपर ऑलरेडी लोन है और तुमने उसको दे दिया तो वो भी खा जाए, पुराना लोन तो चुका नहीं रहा, ये नया लोन भी वो खा गया तो क्या होगा फिर, है? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन लिख लो भाई। तो ये ऐसी कंपनी है जो छोटे लोन्स जो है वो ऑफर करती हैं, किन लोगों को? गरीब लोगों को, लो इनकम ग्रुप को। टारगेट ग्रुप जो है वो कौन सा है इनका? लो इनकम ग्रुप। बस इतनी चीज लिखेंगे आप। आरबीआई रेगुलेट करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एनबीएफसी एमएफआई फ्रेमवर्क के तहत, जो 2014 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ठीक है। एनबीएफसी का बिजनेस काफी बड़ा है, 80% मार्केट में एनबीएफसी एमएफआई लोन जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। लिखने की जरूरत नहीं, रहने दो। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1880 के तहत ऑपरेट करती है एनजीओ एमएफआई, ये लिख लेना। इसके अंदर पैक्स को भी इंक्लूड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो आप आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। सहकारिता मंत्रालय भी हो गया अब तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। अभी अभी मतलब अभी सिर्फ अभी अपन एमएफआई के ऊपर फोकस करना, तो उसी पर फोकस करो। अब आज की डेट में इनके पास प्रॉब्लम क्या क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई। रेगुलेटरी कमी की कमी है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोन लोग ले लेते हैं चुकाते नहीं है ना, एनपीए वगैरह की प्रॉब्लम। वुमेन भी जो है वो, उनको भी बैरियर फेस करना पड़ता है। 15% मैन के कंपैरिजन में कम अकाउंट्स है महिलाओं के।
70% हायर लोन रीपेमेंट रेट भी है महिलाओं का, यानी कि महिला दे देती है पैसा। ये जो पुरुष जो होता है ना, वो थोड़ा शैतान होता है। महिला बेचारी बोलती है कि ले लो यार भाई, मतलब ले लो, तुम तो ज्यादा ही ले लो हमसे, है बट हम तुम्हारा नहीं रखेंगे। पुरुष बोलता है कि हमने खाया पिया डकारा। पुरुष थोड़ा सा मतलब चालाक प्रवृत्ति का होता है। और जो महिला जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो सोचती है कि नहीं यार, गलत मत करो किसी के साथ। बट आजकल समय चेंज हो रहा है। अब क्या हो गया भाई, इसमें 2007 से 2010 तक का क्या क्राइसिस था लिखने की जरूरत नहीं है। डीमोनेटाइजेशन में कैश फ्लो डिसरप्ट हो गया था बहुत बुरी तरह से। बट अब तो चलो ठीक है, अब तो कैश फ्लो का इशू नहीं है, क्योंकि अब तो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्राइसिस बताएगी कब कब इनको क्राइसिस हुए हैं। लोन जो है वो कोलेटरल फ्री होते हैं। हाउस होल्ड्स के लिए जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है, उनको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस इन्होंने शामिल करी थी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है ये सब। ठीक है। केवाईसी प्रॉपर करो भाई, और महिलाओं को और शामिल करो। जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है। लोन देते समय प्रॉपर तरीके से चेक करो कि उसकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, कहीं कोई विलफिल डिफॉल्टर तो नहीं है, और कितने लोन उसके ऊपर पहले चले हैं जिसको उसने टाइम पर रीपे किया है। तो ये सब चीजें देखने के बाद सामने वाले को लोन ऑफर करो। इन लोग के ऊपर पता है क्या होता है, टारगेट्स होते हैं, ये सबसे गंदी चीज होती है। ये जो टारगेट होते हैं ना, इसके कारण ये जानबूझ के लोन चिपका देते हैं, लूप होल निकाल के कहीं ना कहीं से। और इसके चलते जो है वो बैंक एनपीए हो रहा है। क्योंकि जब तक बैंक का अंदर वाला आदमी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक कोई बैंक के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। अंदर वाला आदमी होना जरूरी है। बोलते ना कि सिस्टम के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, तभी करप्शन जो है वो होगा। करप्टेड आदमी बैठा है तो, वरना हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम में, अगर भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आने वाले समय के एग्जाम्पल, आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में अगर आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई रिश्वत यहाँ पे नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पे हर एक चीज चलेंगी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो किसी का बाप जो है वो आपको रिश्वत नहीं दे सकता, अगर आप स्ट्रिक्ट, आपके पूरे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकता, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट कर दी ना चीजें। आपने कई बार सुना होगा कि कट जो है वो ऊपर तक पहुंचता है भैया, तो आपने इसलिए सुना है क्योंकि ये सच है। और ऊपर वाले ने अगर जब मना कर दिया ना, ऊपर बैठे हुए ऑफिशियल ने, जैसे आप जहां जिस पोजीशन पे जाके बैठोगे, तो आपने अगर बोल दिया ना कि मुझे जो है वो रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चेक करिए कि गाड़ियां निकल रही है, लोग हेलमेट पहन रहे कि नहीं पहन रहे। तो जब ये सब चीजें रेगुलर हो जाएंगी ना, ये जो चेक पोस्ट जो आप कई बार देखते होंगे कि बीच बीच में अचानक से पुलिस वाले एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ऊपर वाला व्यक्ति टारगेट दे देता है कि अरे आज आज जो है मुझे फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपए के चालान चाहिए। आगे ऊपर से आईजी की तरफ से आदेश, अब लग गए भाई, पकड़ रहे हैं। वरना वैसे जाने दे रहे थे कि चलो जान दो कोई दिक्कत नहीं, खड़े नहीं है, इधर उधर टहल रहे हैं। बट ये चीज जब रेगुलर हो जाएगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तब तो कोई बात है ना भाई। रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये सभी लोग जानते हैं, 10 साल कंप्लीट हो गए इस स्कीम को भाई, बहुत बेहतरीन बहुत शानदार स्कीम है। 2025 में अपने 10 साल पूरी कर चुकी है ये स्कीम। ये स्कीम 2015 में राजस्थान से लॉन्च हुई थी, लिख लो। ये राजस्थान से लॉन्च हुई थी 2015 में स्कीम। चलो अभी मत लिखो, पहले सुन लो। बहुत बढ़िया स्कीम है। मेन पर्पस था किसानों को उनकी सॉइल की हेल्थ के बारे में अवेयर करना। भाई किसान को पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की क्या कमी है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोलते हैं ना, एनपीके, जरा बताना फुल फॉर्म एनपीके का क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको सॉइल को, जिसको सबसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि प्लांट्स को जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो सॉइल में छिड़का जाता है। तो किसानों को अवेयर करना कि भाई तुम्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डालो, है कि नहीं, या इसकी कमी है इस फलाना न्यूट्रिएंट की, उसको डालो, जैसे कि तुम्हारा प्लांट जो है, क्रॉप जो है, तुम्हारी फसल जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो करे, है ना। तो फर्टिलाइजर का सही तरीके से उपयोग करना सिखाती है ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। समझ गए? तो इसका ऑब्जेक्टिव है मिट्टी की हेल्थ को इंप्रूव करना, किसान को
सॉइल के न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन देना। इसके थ्रू उन्हें ये बताया जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और किस तरह फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। तो ये स्कीम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में काफी मददगार जो है वो साबित होती है। देखो ये लिखा भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, एनपीके का फुल फॉर्म आ गया, एक सल्फर भी होता है। अब सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा कि पहले सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत सिर्फ कुछ राज्यों में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये एक्सपेंड हो गई। अब हर तालुके में सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, और जिन जहां पर नहीं है वहां पर अब स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ताकि फार्मर्स को उनकी मिट्टी की हेल्थ को का एक्यूरेट डेटा मिल सके। 2025 तक 665 विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो बन चुकी है, और इससे फार्मर्स को ज्यादा एक्सेसिबल और टाइमली सॉइल टेस्टिंग सर्विस जो है वो मिल पा रही है। अच्छा, इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में टेक्नोलॉजी का भी काफी उपयोग किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू फार्मर्स अपनी सॉइल टेस्ट रिजल्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन भी शामिल हो गया है, जिससे सॉइल टेस्टिंग का रिजल्ट जो है उसको एक विजुअल फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है। अब इस स्कीम के काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखे गए, जैसे कि इसमें हमें देखने को मिला कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि एग्रीकल्चर ईल्ड जो है मतलब वो बढ़ जाएगी, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, जो देखने को मिला ही है, काफी सारे एरियाज में बढ़ गया। फर्टिलाइजर का उपयोग जो है वो काफी कम हो गया, है ना। फिर इवन जो डिजीज जो थी, पेस्ट जो थी, है ना, वो जो है वो कम हो गई, कीट और रोग ये कम हो गए। बट प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो नहीं है, लोग आज भी अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो कर रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर का छिड़काव जो है वो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यानी कि सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो अभी भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। डेटा मैनेजमेंट का भी इशू है, प्रॉपर तरीके से इसका डेटा जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ जो है या सेंट्रल पोर्टल के साथ जो है वो अटैच नहीं है। तो दैट इज द इशू। ठीक है, तो आपने देख लिया सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को जो है वो 10 साल जो है वो पूरे हो गए, है ना। ये स्कीम राजस्थान में 2015 में शुरू हुई थी, लिख लो। अब लिख लो, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम राजस्थान 2015 में जो है वो शुरू हुई। अब ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मुझे आप लोग को लिखवाने की जरूरत नहीं, अब तो आपको पता लगी गया नाम से मेरा, सॉइल हेल्थ कार्ड। भाई मिट्टी की हेल्थ कैसी है ये बताने का ये कार्ड है, बस। और कुछ नहीं है। सॉइल के सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं साल में 2 बार, लिख लो। मैक्रो न्यूट्रिएंट लिख लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट लिख लो, सॉइल की प्रॉपर्टी लिख लो। ये पूरी चीज चेक की जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड में, ये पूरी चीज होती है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितना सल्फर है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, बोरॉन सॉरी, पीएच कितनी एसिडिक है सॉइल, है ना। ईसी देखा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस पर कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कितना है, ये पूरी चीज जो है वो चेक की जाती है, पूरा डेटा निकाला जाता है। फिर लेबोरेटरी यानी कि विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स, गांव में ही लेबोरेटरी बना दी गई है ना, जिससे कि बेटर बेनिफिट मिल सके। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक पायलट इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने में और टेस्ट करने में। तो लोगों को टेस्टिंग सिखाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, और सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो लॉन्च हुई थी 2007 में। फिर एक वेबसाइट भी जो है वो लॉन्च जो है वो करी है। ठीक है, जीआईएस के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें। क्यूआर कोड जनरेशन मतलब भी बना दिया गया है। एक नए मोबाइल ऐप का फीचर है, जिसमें विलेज लेवल ऑपरेटर सैंपल कलेक्ट जो है वो करेगा क्षेत्र के लिए। फिर ऑटो सिलेक्शन होता है लैटिट्यूड का, लॉन्जिट्यूड का, एक्यूरेट सैंपल ट्रैकिंग के लिए, कि कहाँ से निकालना है, कितना निकालना है, तो ये बिल्कुल ट्रैक करने के पर्पज के लिए है। देखो कितना बढ़िया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर देखो ग्राम व्हीट मेज में जो है वो कितना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, फर्टिलाइजर में कमी आई है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। ये पूरी चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, बस दैट्स इट गाइस, इसके अंदर और कुछ नहीं था इस टॉपिक में। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक बताने जाऊंगा
बहुत ही ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस के साथ, नहीं तो ऊपर चले जाएगा टॉपिक, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात हो रही है। शांत दिमाग से बड़ी आराम से सुनो। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में हमारी एनर्जी नीड्स को काफी बदल सकती है। आई थिंक यू गाइज आर अवेयर अबाउट। तो आई थिंक आपको पता ही है कि आज की डेट में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। ये उसी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी गाइस काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इससे हम क्लीन और ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल बढ़िया हो। तो आइए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसेस यानी कि कैसे तरक्कियां हो रही हैं, और किस लेवल तक हम गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसी, ध्यान सुनना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो बहुत ही हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, है ना, इनको कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। और इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि प्रोसेस जो होती है वो मतलब इस प्रकार की प्रोसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिसे एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने आपको जो है पहला पॉइंट जो है वो क्या बताया, लिख लो। ये ऐसा रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन जहां पर दो बहुत ही हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन ले लो आप, उसका आइसोटोप, इसको कंबाइन करके हम लोग हैवी बनाते हैं। यानी कि हल्के जो न्यूक्लियाई हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई, उसको हैवियर बनाया जा रहा है कंबाइन करके, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन, आपस में मिलाना, फ्यूज करना। तो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को आपस में जो है वो फ्यूज किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है, जिससे कि वो हैवी हो जाए और वो मैसिव एनर्जी जो है वो रिलीज करें। देखो लिखा भी है ये, जहां पर हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ये भी लिख लेना इसका नाम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनको हीट किया जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर में। अब न्यूक्लियर फिशन से बिल्कुल ही अलग फ्यूजन जो है वो बहुत ही कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि फ्यूजन में बहुत कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि ये बहुत बेहतरीन क्लीनर ऑल्टरनेटिव जो है वो बन गया है। सिर्फ इतनी चीज अभी के लिए आप लिखो, समझ में आई। गाइस पता है, हाइड्रोजन अंडर हैवी हीट एंड प्रेशर, हाई हीट एंड प्रेशर, मैंने भी आपको बताया ना, लाइटर जो ऑब्जेक्ट है जैसे हाइड्रोजन, उसको प्रेशर में डाला गया है बहुत सारों को, और हैवी बनाया गया है। आपको पता है ये वही प्रोसेस है जो सन में होती है, सूर्य में होती है, एनर्जी रिलीज करने की। सूर्य में भी हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं और सनलाइट बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस क्लीन है, क्योंकि इससे कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलती। तो ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल सन, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको बनाने का एक तरीका है। समझे आप। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना ने भी एक अपना खुद का सूर्य बनाया हुआ है, तो वो यही है। ऐसे ही हम लोग जो है वो इस प्रकार से हाइड्रोजन को जो है वो आपस में मिक्स करके एक जगह पर लाकर हैवियर बनाकर एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की जो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में हो रही हैं। चाइना ने अपने ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक रिएक्टर में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। इस रिएक्टर ने 1066 सेकंड के लिए प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन किया। यह फ्यूजन एनर्जी को सस्टेनेबल बनाने की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसे ही इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जो फ्रांस में बन रहा है, और इसका गोल है लार्ज स्केल न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को डेमोन्स्ट्रेट करना। और ये प्रोजेक्ट बहुत एडवांस्ड है और 2025 में इसका पहला प्लाज्मा टेस्ट एक्सपेक्टेड है। ITER का मेन गोल है सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शन को जनरेट करना। तो देखो,
मेरी बात बहुत सिंपल सी, ध्यान सुनो। आपने ऑलरेडी समझ लिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे काम करता है, वो हाइड्रोजन वाला पॉइंट है ना, ये दिमाग पे रखना है। ये चीज लिखनी है कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये चाइना का ईस्ट, ये फुल फॉर्म लिख लो इसका। ये डिटेल में भी जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें, सिर्फ इतना लिख लो भाई, ये चाइना भी इस प्रकार से अपना जो है वो आर्टिफिशियल सन बना रहा है या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी बना रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है इन्हें। और ऐसे ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ITER है, ये मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है ITER। और इसमें आप, मैंने भी आपको बताया ना, ये फ्रांस के बारे में, ये भी लिख लो ITER। पहले इसका फुल फॉर्म जो है वो आप लिख लोगे। मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, फ्रांस में बन रहा है, ठीक है, लिख लेना फ्रांस में बन रहा है। अब ये टोकामाक रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अभी लिखने की अब आपको आवश्यकता जो है वो नहीं है ना, सिर्फ जितनी चीज बताई उतनी लिख लो। ये फ्यूजन एनर्जी को जनरेट करने के लिए रिएक्टर यूज किया जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टोकामाक। टोकामाक जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जिसमें प्लाज्मा को क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू उसे कन्फाइन किया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट किया जाता है जिससे फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सके। तो यही चीज है। अब इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस हम लोग को जो है वो यही देखने को मिलते हैं कि एक्सट्रीम हीट जनरेट करनी पड़ती है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सोच रहे हो कितना हो सकता है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतनी ज्यादा हीट जो है वो करना पड़ता है। और इस टेम्परेचर को अचीव करना और प्लाज्मा को स्टेबल रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लाज्मा को स्टेबल रखने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को वॉल्स से दूर रखती है और हीट लॉस को प्रिवेंट करती हैं। तो इसका भी एक इशू है कि प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। फिर ट्राइटियम, ट्राइटियम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है हाइड्रोजन का, अभी हमने बात करी थी ना, तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए, और काफी बहुत कम मात्रा है इसकी, और इसका प्रोडक्शन काफी लिमिटेड है। और ये भी एक मेजर चैलेंज है क्योंकि फ्यूजन के लिए ट्राइटियम की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके बेनिफिट काफी अच्छे हैं, अनलिमिटेड आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें। बट मैंने भी आपको जितनी चीज बताई सिर्फ उतनी लिखो, क्योंकि होता क्या है गाइस, आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ जो है वो नहीं पढ़ना है। आपको कोई साइंटिस्ट रिसर्चर तो बनना नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स में उतनी चीज बताता हूँ जो चीज आपके एग्जामिनेशन में आएगी और जो आपको हेल्प करेगी, राइट। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीजें बस आपको नोट डाउन करनी है, दैट्स इट, और टॉपिक को समझना है जो आपको मैं समझा ही देता हूँ। अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक की अगर बात करें, डीप सीक डिसरप्टिव AI। अब ये कोई टॉपिक बड़ा नहीं है। डीप सीक के बारे में गाइज आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हो। एक ऐसी डीप सीक, पहली तो चीज, ये ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है आजकल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंपनी AI ड्रिवन टूल्स और प्लेटफॉर्म डेवलप करती है जो डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में एडवांसमेंट ला रही है। डीप सीक का फोकस है अपनी AI कैपेबिलिटीज का उपयोग करके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना और ऑपरेशंस को स्मूथ करना। तो गाइस, डीप सीक का AI ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बल्कि कई सेक्टर सेक्टर को जो है वो डिसरप्ट कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां डीप सीक को AI इंपैक्ट कर रहा है, वो है हेल्थ केयर। AI का उपयोग करके मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हो रहे हैं। डीप सीक ने एक AI पावर टूल डेवलप किया है जो मेडिकल डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट डायग्नोसिस प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिसीजन मेकिंग को और बेहतर कर देता है। इवन बैंकिंग सेक्टर में, रिटेल, ई कॉमर्स सेक्टर में, हर जगह डीप सीक के सॉल्यूशंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये क्या क्या है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसी कंपनी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेरियस सेक्टर्स के अंदर। यानी कि अब ऐसे टूल्स डेवलप कर रही है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी बिजनेस को बेहतर बनाया जा सकता है, प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, दैट्स इट। तो यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग। तो चाइनीज AI स्टार्टअप है, अब ये चाइना का है तो इसलिए थोड़ा डर वाली बात है, तो ये लिख लो आप, एक चाइना का स्टार्टअप है डीप सीक, अभी बहुत न्यूज में चल रहा है। इसने भी एक जनरेटिव AI मॉडल जो है वो लॉन्च किया है, जैसे कि चैट जीपीटी आप देखते हो ना, ओपन AI हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, राइट। इन लोगों ने जो अपने बना के रखे हैं, जैसे गूगल का जेमिनी है ना, मेटा का भी अपना खुद का आ चुका है। तो ऐसे हम लोग को देखने को मिला, जैसे ओपन AI हो गया, चैट जीपीटी जैसे,
जनरेटिव एआई मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे ही डीप सीक ने अपना जो है वो तैयार कर दिया है। अब इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि कंपनीज को जो है वो एआई की मदद से ग्रो करने में हेल्प करना, बस और कुछ नहीं है। तो ये चाइना की कंपनी है। मई 2023 में फाउंडेशन इसका रखा गया था। इसके कई बार फाउंडर को फाउंडर के नाम स्टेट पीएससी पूछ लेती है, तो चाहो तो ये लिख लो, लियांग वैनफेंग। ठीक है। बस एआई में रही है, बहुत अच्छा काम जो है वो कर रही है। फील्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें काफी डेवलपमेंट 1950 से ही देखने को मिला। पता है 1950 के दशक में पहला एआई प्रोग्राम डेवलप हुआ था। देखो ये वाला फैक्ट बहुत अच्छा है। एक डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म सामने रखा गया था। ये पूरी चीज लिख लेना। एलिजा चैटबॉट जो है वो क्रिएट हुआ था। न्यूरल नेटवर्क था 1960 के दशक में। आईबीएम का डीप ब्लू जो है उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को जो है वो हरा दिया था। सोचो, 1997 में। फिर 2014 से इमेज रिकॉग्नाइजेशन की डीप लर्निंग जो है वो शुरू हो गई। 2012, 14, है ना, ये 20, 22, 23, ये पूरी चीज लिख लो आप। 23 में तो 22 में तो चैट जीपीटी लॉन्च हो गया। फिर 23 में तो काफी तेजी से बूम आना शुरू हो गया, और अब तो 24-25 में आप देख ही रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये पूरी चीज जो है वो कितनी हाइप क्रिएट कर रही। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हर सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है कि एआई बहुत तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो डीप सीक याद रखना। ठीक है, बस बाकी और डेटा को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ रेगुलेशंस वगैरह भी है पूरे दुनिया भर में इसको गवर्न करने के लिए, ये जरूर लिख लेना। ये ABCD जो है ना, स्पेशली ये वाला ब्लैचले डिक्लेरेशन, कई बार आपने ये नाम सुना होगा। क्वेश्चन आ सकता है ये किससे एसोसिएटेड है, तो एआई सेफ्टी से एसोसिएटेड है, राइट। G20 में भी एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए, पढ़ चुके ना हम लोग। तो ये है यहाँ पर, तो ये इसमें ब्लैचली डिक्लेरेशन ध्यान में रखना। अभी मेरे ख्याल से शायद पिछले 15 दिन में भी एक बार आपने ये टर्म सुना होगा, ब्लैचली डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पूरी लिखना है। ABCD है ना, ABCD आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है डेटा प्रिवेसी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, जॉब का खतरा है, ऑटोमेशन का इशू है ना। इंडिया की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है, इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर एआई 2018, सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखेंगे आप। एआई फॉर ऑल प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम से नाम लिखेंगे, इंडिया एआई मिशन 2024। एरावत सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था शायद, एरावत का, या किसी अभी एक स्टेट पीएससी में आया है। USIAI, US इंडिया एआई है ना, इनिशिएटिव। ठीक है, बस दैट्स इट गाइस। अब देखो ये एक साउथ अमेरिका के एक मैमल से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये साउथ अमेरिका का एक मैमल, इसकी फोटो देख लेना आप, तापीर की। तापीर की एक बार फोटो जो है वो देख लीजिएगा। लार्जेस्ट लैंड मैमल साउथ अमेरिका के अंदर है। इसकी फोटो देख लेना गूगल पे। ये फॉरेस्ट गार्डनर की तरह एक्ट करता है, जंगल को बेहतर रखने में मदद करता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और भी दूसरी क्षेत्र में जो है वो पाया जा सकता है। साउथ अमेरिकन तापीर जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की रेड लिस्ट के। ऐसे ही अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट हरियाणा का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो आपको पता है ना, 10 लाख पेड़ काटने की बात की गई है वहां पे। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उसका कंपनसेशन यहाँ पर हो सके। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का इनिशिएटिव है ये। मतलब वहां पर जो पेड़ काटे जाएंगे उसकी जगह यहाँ पर लगा दो। अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अरावली रेंज का टॉपिक आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफी मतलब बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा ट्राई करना, ये स्ट्रेटेजिक टॉपिक का आंसर जो है वो देने की 120 वर्ड में। और ये हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर का पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल फीस में। और चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद। और कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं
आंसर्स वगैरह। और जो भी कुछ आपको मुझसे पूछना है आप जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपका रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।